नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर राहुल के पलटवार की, कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी शंखनाद की, हिजाब पर जारी विवाद की और जानेंगे कैसे मोदी सरकार पर्दे के पीछे से कर रही है अडानी ग्रुप की मदद। बात होगी संजय राउत के निशाने पर आई मोदी सरकार की, पाक पुलिस को चकमा देते इमरान खान की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आम जनता को लगने वाले महंगाई के बड़े झटके की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी की लाडली बहना योजना की कांग्रेस ने निकाली हवा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर महिला को मिलेंगे 1500 रुपए महीना। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी मामले में 9 विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा हम लोकतंत्र से तानाशाही में बदल गए। एशियन नेट न्यूज के कोच्चि दफ्तर में केरल पुलिस ने मारा छापा, विधायक पीवी अनवर की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई। सरकार का दावा, फर्जी खबरें दिखाता है न्यूज चैनल। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया। शेफाली वर्मा ने दिल्ली के लिए खेली 84 रनों की तेज पारी। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने एक बार फिर लंदन से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए अपने भाषण पर कायम राहुल ने कहा, उन्होंने कभी भी अपने देश का अपमान नहीं किया है, बल्कि अपमान तो पीएम मोदी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। राहुल के इस पलटवार से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी अपने ब्रिटेन दौरे को लेकर लगातार खबरों में बने हुए हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता का ही नतीजा है कि उन्हें कैम्ब्रिज में सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। तो वहीं आज राहुल प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने वाले हैं। राहुल ने एक बार फिर मोदी सरकार की खुले मंच से आलोचना की है। लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इंडिया इनसाइट्स के तहत राहुल गांधी से चर्चा की। इस दौरान राहुल ने कहा कि देश का अपमान मैंने नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी करते हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे याद है पिछली बार प्रधानमंत्री ने विदेश जाकर घोषणा की थी कि आजादी के 70 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हमने 1 दशक खो दिया है, भारत में बेहिसाब भ्रष्टाचार है। ये सब उन्होंने विदेश में कहा था। मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जब वो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या ये हर भारतीय का अपमान नहीं है? राहुल ने आगे कहा, अगर कोई पीएम मोदी का समर्थक है तो उसका भी आंख मूंद कर समर्थन किया जाता है। इसका उल्टा जो लोग उन पर या उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं उस पर हमला किया जाता है। कुछ ऐसा ही बीबीसी के साथ हुआ है। बीबीसी ने गुजरात मामले पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और मोदी सरकार ने विवाद पैदा कर दिया। इसे एक प्रोपेगेंडा बताया। राहुल यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने पीएम पद पर खुद की दावेदारी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मेरा पीएम कैंडिडेट होना चर्चा का विषय नहीं है। विपक्ष का सेंट्रल आइडिया बीजेपी और आरएसएस को हराना है। मैं ऊपर से नीचे तक एक व्यक्ति वाली नरेंद्र मोदी शैली से सहमत नहीं हूँ, जो चीजों को ठीक करने के लिए जादू की छड़ी लेकर इधर उधर भागता है। राहुल गांधी 1 मार्च से ब्रिटेन के दौरे पर हैं और 7 मार्च को वो भारत लौट आएंगे। राहुल आज आईओसी के यूके चैप्टर के तहत प्रवासी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां सबको उनके भाषण का इंतजार है। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मंसूबे तो कर्नाटक में भी बीजेपी के फेल हो रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद का आगाज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कोरटगिरी में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने सत्ता पर काबिज बीजेपी को 40% कमीशन की सरकार करार दिया। कर्नाटक का सियासी पारा इस वक्त उफान पर है। सत्ता पर काबिज बीजेपी भ्रष्टाचार के मामलों में चौतरफा घिरी हुई है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे खड़गे ने कोरटगिरी में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर खड़गे की जनसभा को शेयर करते हुए लिखा है, कर्नाटक में बीजेपी की 40% कमीशन सरकार चल रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कर्नाटक में कहा, मोदी जी कहते हैं कि देश में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अरे भाई, भ्रष्टाचार तो आपके नीचे ही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही कर्नाटक के बीजेपी विधायक के घर से 8 करोड़ रुपए मिले हैं। खड़गे ने अपनी जनसभा से राज्य में कांग्रेस के चुनावी शंखनाद का आगाज कर दिया है। इस बार कांग्रेस कोई गलती करने के मूड में नहीं है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए अप्रैल मई में चुनाव होना है। इन चुनावों में कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही है। कर्नाटक में राहुल गांधी की अगुवाई में निकली भारत जोड़ो यात्रा को भी राज्य में जबरदस्त समर्थन मिला था। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि दक्षिण के एकमात्र राज्य कर्नाटक की
सत्ता से भी बीजेपी बाहर होने वाली है। राज्य में इस वक्त बीजेपी के खिलाफ काफी विरोध है। बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इन आरोपों को लेकर बीजेपी पर जोरदार धावा बोल रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने भाषण में बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है। कर्नाटक में फिलहाल बीजेपी पर कांग्रेस की बढ़त बरकरार है, तो वहीं राज्य में हिजाब विवाद पर बीजेपी बढ़त हासिल करने की फिराक में है। कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों में हिजाब की अनुमति नहीं होगी। इस ऐलान ने मुस्लिम छात्राओं के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि पीयूसी परीक्षा 9 मार्च से शुरू हो रही है, लेकिन हिजाब को लेकर छात्राओं को कोई राहत नहीं मिल रही है। कर्नाटक में अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव हैं और सत्ता पर काबिज बीजेपी इस मुद्दे को चुनावों तक जिंदा रखना चाहती है। बीजेपी हिजाब पर सियासत करके राज्य में हिंदू वोट बैंक को साधने की जुगत में लगी हुई है, तो वहीं मुस्लिम छात्राओं के सामने उनका भविष्य ही दांव पर लगा है। खबरों के मुताबिक हिजाब पहनना परीक्षा केंद्रों तक ही सीमित है, जबकि हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। इससे पहले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री नागेश ने कहा था कि बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाली छात्राओं को केंद्र में हिजाब पहनकर आने की अनुमति तो है, लेकिन उन्हें परीक्षा कक्ष में हिजाब उतारना होगा। हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि हम नियमों से समझौता नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री नागेश ने कहा कि राज्य बोर्ड परीक्षा में हिजाब पहनने पर लगी पाबंदी बरकरार रहेगी। दरअसल 9 मार्च से शुरू होने वाली प्री यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाली मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी। वहीं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अनुरोध को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि स्नातक कॉलेजों के प्राचार्यों और अन्य को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है। इस मामले में शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि फिलहाल हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति का सवाल ही नहीं उठता। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी हिजाब पर फौरन सुनवाई से इनकार करते हुए होली के बाद मामले की सुनवाई का भरोसा दिया है। कर्नाटक में हिजाब के नाम पर सियासत हो रही है, लेकिन नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर है। नजरें तो अडानी ग्रुप पर भी है। अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि एयरपोर्ट पर यात्रियों से वसूली जाने वाली फीस में भारी इजाफा करने का प्रस्ताव दिया है। अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो इसका बोझ यात्रियों पर पड़ेगा। तो कैसे अडानी के डूबते जहाज को बचा रही है मोदी सरकार, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्योगपति गौतम अडानी के डूबते हुए शेयरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लखनऊ में अडानी के और भारत के 11वें सबसे बिजी हवाई अड्डे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले उपभोक्ता विकास शुल्क में भारी वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। अगर हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण इस प्रस्ताव को पास करता है तो वित्तीय वर्ष 2025-26 तक घरेलू यात्रियों के लिए उपभोक्ता करता शुल्क 192 रुपए से बढ़कर 1025 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 561 रुपए से बढ़कर 2756 रुपए हो जाएगा। वहीं अडानी के अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले घरेलू यात्रियों के लिए 2025-26 तक इस शुल्क में 6 गुना वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 12 गुना वृद्धि को पहले ही AERA ने मंजूरी दे दी है। जयराम रमेश ने दावा किया कि AER ने अडानी के संचालित मंगलुरु हवाई अड्डे के मामले में न केवल प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए उपभोक्ता शुल्क में इजाफा किया है, बल्कि आने वाले यात्रियों पर भी शुल्क लगाया है। क्या नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की आपत्तियों के बावजूद उद्योगपति गौतम अडानी को 6 में से 6 हवाई अड्डे सौंपकर उसे हवाई अड्डे का एकाधिकार देने के फैसले का नतीजा हवाई यात्रा करने वाले लोगों को नहीं भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि साल 2008 में अडानी पावर ने हरियाणा की सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के साथ 2 रुपए 94 पैसे प्रति यूनिट की दर पर 25 साल के लिए 1424 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने का समझौता किया था, लेकिन साल 2020 में हरियाणा को 11 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट पर तत्काल बिजली खरीदने के लिए मजबूर किया गया। एक और आरोप में जयराम रमेश ने कहा कि 1 मार्च को अडानी पावर ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सामने ये खुलासा किया कि उसने हरियाणा की 2 बिजली वितरण कंपनियों के साथ पूरक PPA पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि उस वक्त तक ऐसे किसी PPA पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। क्या यह अडानी के डूबते हुए शेयरों को बचाने की कोशिश नहीं थी? क्या ये एक और ऐसा मामला होगा जिसमें सेबी PM के चहेते कारोबार ग्रुप के उल्लंघनों और धोखाधड़ी से आंखें मूंद लेगा? अडानी ग्रुप को बचाने के लिए मोदी सरकार नए नए पैतरे अपना रही है, तो कांग्रेस हर पैतरे को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है। इधर संजय राउत ने भी बीजेपी को घेरा है। महाराष्ट्र में कस्बा पेट सीट पर महाविकास आघाड़ी की जीत के बाद से ही शिवसेना उद्धव गुट के तेवर तीखे हो गए हैं। पार्टी अब सीधे बीजेपी हाईकमान को निशाने पर लेने लगी है। तो यहाँ पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या कहा है PM मोदी को लेकर, देखते हैं
ये रिपोर्ट। शिवसेना सांसद संजय राउत के तेवर बीजेपी को लेकर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। सामना में उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी अंध भक्तों के विश्व गुरु हैं। देश में चल रहे आंतरिक सुरक्षा के मामलों से आंख नहीं फेरी जा सकती है। कश्मीरी पंडितों की जान ली जा रही है। पंजाब में असंतोष फिर से उफान मार रहा है। अंधभक्तों के विश्व गुरु इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे जैसा देशभक्त और कोई भी नहीं है। ऐसा ढोल रोज पीटने वालों के राज में हम जी रहे हैं, लेकिन देश में क्या चल रहा है। राउत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू में 6 महीने से धरना आंदोलन कर रहे कश्मीरी पंडितों से मिला। उन्होंने कहा कि मोदी शाह की सरकार हमें जबरन कश्मीर घाटी भेज रही है, लेकिन हमारे जीवन की रक्षा की गारंटी देने को वो तैयार नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था और है। आर्टिकल 370 से कश्मीर को विशेष अधिकार मिला था, इसे हटा दिया गया, लेकिन आर्टिकल 370 हटने से कश्मीरी पंडितों को उनका अधिकार मिला है क्या? इसका जवाब बीजेपी का एक भी बड़ा नेता नहीं दे सका है। आर्टिकल 370 केवल बीजेपी की सियासी सहूलियत के लिए हटाया गया। इसे हटाने के बाद भी मोदी शाह पंडितों की रक्षा नहीं कर सके। महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर कहा, कश्मीरी पंडितों की जान जा रही है, वो असुरक्षित ही रहे, यही बीजेपी की इच्छा है, क्योंकि इससे बीजेपी की राजनीति चल रही है। संजय राउत के वार पर बीजेपी का पलटवार क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दिलचस्प तो पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी की घटना है। तोशाखाना मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पीटीआई अध्यक्ष को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस उनके घर पहुंची, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान अपने घर से फरार हो गए। लेकिन पुलिस के जाने के बाद इमरान फिर अपने समर्थकों के सामने आ गए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पाक पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान अपने घर से गायब हो गए। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर में इमरान खान के घर पहुंची और नोटिस देकर चली आई। पुलिस के जाते ही इमरान खान एक बार फिर अपने समर्थकों के बीच पहुंचे और शहबाज शरीफ सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल इमरान खान को कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद कोर्ट ने सरकारी खजाने यानी तोशाखाना के करोड़ों रुपए के उपहार सस्ते में बेचने का आरोपी करार दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पाक मीडिया के अनुसार सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई भी प्रयास पाक में हालात को और खराब कर देगा। फवाद ने कहा कि पाकिस्तान विरोधी इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को और संकट में न डालें और समझदारी से काम लें। आपको बता दें कि इमरान खान को 28 फरवरी को कई मामलों में 4 अलग अलग अदालतों में पेश होना था। वो 3 जगह तो पहुंच गए, लेकिन तोशाखाना मामले की सुनवाई में नहीं पहुंचे। इस पर अदालत ने कहा कि इमरान बार बार अदालत में पेश होने में विफल रहे हैं और आरोपी मामलों को पिक एंड चॉइस बना रहा है और इस केस को प्राथमिकता नहीं मानता। जज ने इसके चलते सुनवाई 7 मार्च के लिए टाल दी और इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। और बुलेटिन के आखिर में बात जनता को लगने वाले महंगाई के झटके की। दरअसल सरकार ने एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है और प्रस्ताव के लागू होते ही तमाम चीजों की कीमतें बढ़ना तय माना जा रहा है। तो क्या है इस प्रस्ताव में, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस महीने की शुरुआत से ही देशवासियों को झटके लग रहे हैं। मुंबई में दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं तो देश भर में गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए से 350 रुपए तक बढ़ा दी गई है और अब एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ाने की तैयारी हो रही है। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल दरों में 5 से 10% तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अभी एक्सप्रेसवे पर 2 रुपए 19 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। इसमें अब 10% की वृद्धि की जाएगी। 25 मार्च तक सभी PIU से संशोधित टोल दरों का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय की मंजूरी के बाद 1 अप्रैल से इन्हें लागू किए जाने की संभावना है। कार और हल्के वाहनों के लिए टोल दरों में 5% की वृद्धि होगी। बाहरी वाहनों के टोल टैक्स में 10% की वृद्धि हो सकती है। एक्सप्रेसवे पर वर्तमान समय में लगभग 20,000 वाहनों की आवाजाही प्रतिदिन हो रही है। वाहनों की आवाजाही की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले समय में एक्सप्रेसवे पर लगभग 50 से 60,000 वाहन प्रतिदिन गुजरने लगेंगे। एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी का असर आम जरूरत की चीजों पर भी देखने को मिल सकता है। टोल में बढ़ोतरी से माल भाड़े में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे जरूरत की चीजें भी 10 से 15% महंगी हो जाएंगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।